नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विद्यादर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। पिछली वीडियो में अपन पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें अपन ने जाना था कि अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन हमारे शरीर में कैसे होता है, जिसमें अपन ने पाचन व डाइजेस्टिव सिस्टम में के उपयोग में होने वाले अंगों के बारे में जान लिया था। वह यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है वह अपन लास्ट में पढ़ रहे थे स्टोमच। स्टोमच में अपन ने जाना था कि स्टोमच अमाशय में दो प्रकार की गैस्ट्रिक ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिनमें फर्स्ट होती है ऑक्जिंटिक सेल, ऑक्जिंटिक कोशिका बोल देते, और दूसरी प्रकार की कोशिका होती है पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल, ऑक्जिंटिक सेल से तो HCl का निर्माण हुआ था, HCl का या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ था, जो हमारे भोजन के पाचन में बहुत महत्वपूर्ण है। और पेप्टिक सेल से दो तरह के एंजाइम निकले थे, जिनमें थे पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन। लेकिन अपन ने जाना था कि अभी यह पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन इनएक्टिव है, असक्रिय है, असक्रिय थे। लेकिन जैसे ही इनमें HCl मिला, HCl का मिलन हुआ इनसे, तो ये एक्टिव में बदल गए। जैसे ही पेप्सिनोजिन में HCl मिला, यह पेप्सिन में बदल गया, और प्रोरेनिन में HCl मिला तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये रेनिन में बदल गया। और यह प्रोटीन के पाचन में मदद कर रहे थे। किस प्रकार से? जैसे प्रोटीन में पेप्सिन मिला तो ये पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में बदल गया था। प्रोटीन पेप्टाइड्स बोल दो या पेप्टोन्स बोल दो, इसमें बदल गया था। वैसे ही रेनिन क्या कर रहा था, हमारे जो दूध के अंदर केसिन प्रोटीन होता है उसको पहले तो पैराकेसिन में बदला, फिर उससे वापस पेप्टाइड्स में बदला। तो दूध के प्रोटीन का पाचन में रेनिन अपनी मदद कर रहा था। तो इतना अपन जान गए थे। तो लेकिन ये अपन ने देखा कि जो ये प्रोटीन का पाचन हुआ है पेप्टोन्स में बदला, यह भी पूर्ण रूप से प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ है, क्योंकि अपन जानते हैं कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड। इसकी सबसे छोटी इकाई होती है। जब तक प्रोटीन इसमें नहीं बदलेगा अमीनो एसिड में, जब तक इसका पूरा पाचन नहीं कह सकते कि प्रोटीन का पूरा पाचन होगा। प्रोटीन का पूरा पाचन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अपन स्लाइड के माध्यम से देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में या छोटी आंत के बारे में, इसकी लंबाई 6 से 6.5 मीटर तक होती है। वह इसका डायमीटर मतलब उसकी चौड़ाई 1 इंच तक होती है। वह स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक तो होता है डुडेनम। अपन ने देखा था कि जहाँ पर स्टोमच खुलता है, आमाशय खुलता है, वो किस भाग में खुलता है? डुडेनम व जेजुनम इसका मध्य का भाग, व इलियम इसका लास्ट वाला भाग, अंतिम भाग। इलियम बड़ी आंत में जाकर खुलता है। चित्र में भी देख सकते हैं अपन। जैसे ये है, ये तो हो गया स्टोमच डुडेनम वाला भाग स्टोमच में खुल गया, स्टोमच का भाग डुडेनम में खुल गया। फिर इसका मध्य का भाग आ गया जेजुनम। ये मध्य का भाग है, यहाँ से यहाँ तक देख रहे स्मॉल इंटेस्टाइन। वैसे बहुत घूमी रहती है, लेकिन चित्र को सरल करने के लिए अपन ने ऐसा बना दिया। ये स्टोमच हो गया, डुडेनम में खुल गया स्टोमच अमाशय, और ये डुडेनम, ये जेजुनम, और जो जेजुनम मध्य वाला भाग और अंतिम वाला भाग हो गया इलियम। और इलियम भाग बड़ी आंत में खुल जाता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से भाग में? सिक्कम वाले भाग में। वैसे ही ये स्टोमच के साइड में एक बड़ा सा ऑर्गन उपस्थित होता है, जिसको बोलते हैं लीवर या यकृत। यकृत भी जो बाइल जूस पित्त रस का निर्माण करता है, वह भी कुछ समय तो गाल ब्लैडर में स्टोर रहता है, संग्रहित रहता है, या इसको पित्त की थैली भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जो यह बाइल जूस पित्त रस का निर्माण करता है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत को दे देता है। उसी प्रकार अमाशय के तो इस वाली साइड में एक पेनक्रियाज या अग्नाशय ग्लैंड उपस्थित होती है, जो
जो भी अग्नाशय रस निर्माण का कार्य करती है, जो पाचन में मदद करता है, और वह भी जो अग्नाशय रस का निर्माण का कार्य करती है वह भी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत को दे देती है। देखते हैं और यकृत लीवर किसका, पित्तरस का निर्माण का कार्य कराता, और अग्नाशय रस का निर्माण का कार्य करता है। ये सब दोनों जिस चीज़ का सिक्रेशन करते हैं वह छोटी आंत के डुओडेनम वाले भाग में भेज देते हैं। फिर आता है लीवर चित्र में तो दिख ही रहा है, बड़ा सा ऑर्गन है, कुछ अंदर आंतरिक वाला। देखते हैं इसके बारे में। इसके अध्ययन को हिपेटोलॉजी बोलते हैं, मतलब लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी बोलते हैं। ये बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। लीवर की आंतरिक कोशिकाओं को हिपेटिक सेल बोलते हैं। आंतरिक जो इसके अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हिपेटिक सेल बोलते हैं, जिनमें पुनर्निर्माण की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मतलब अपन ने कोशिका वाले में पढ़ा था कि सबसे तेज विभाजन कौन से सेल करते हैं, तो ये हिपेटिक सेल सबसे तेज विभाजन करते हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति का यहाँ से यहाँ तक का लीवर कट गया, तो इसमें इतनी क्षमता होती है कि लीवर वापस पूरा का पूरा इसका निर्माण हो जाएगा। तो वह हिपेटिक सेल में प्रॉपर्टी पाई जाती है, उनमें गुण पाए जाते हैं कि वो वापस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कर ले। और यह सबसे बड़ी ग्रंथि है क्योंकि यह एंजाइम बना रही है। वह दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन है। सबसे बड़ा ऑर्गन तो वैसे तो अपन स्किन को लेते हैं, लेकिन उसके बाद जिस ऑर्गन का अंग का नंबर आता है वह होता है लीवर या यकृत। इसका वजन 1.5 से 1.7 किलोग्राम तक होता है। वह यह पित्तरस निर्माण का कार्य करता है, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। वह वसा में घुलनशील विटामिन देते हैं, उनका संग्रहण करता है। अपन ने देखा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, अपन ने पढ़ा भी था, ए, डी, ई, के। ये तो वसा में घुलनशील विटामिन है, जो उनका घुलाने में, उनका संग्रहण करने में लीवर मदद करता है, क्योंकि यह एडिपोज टिश्यू का बना रहता है। एडिपोज टिश्यू वसीय ऊतक होते हैं जो वसा का संग्रहण करते हैं। आगे और लीवर के बारे में देखते हैं। यकृत के और कार्य देख लेते हैं। जो शराब का सेवन करते हैं या ड्रग्स मतलब गोली दवाइयों का सेवन करते हैं, उसके पाचन में भी लीवर यकृत मदद करता है। अगर अपन ज़्यादा शराब का सेवन कर लेते हैं तो लीवर सिरोसिस कंडीशन आ जाती है। इसमें मतलब क्या होता है, लीवर अपना कार्य करना बंद कर देता है। और अधिक मात्रा में शराब का सेवन करेंगे तो लीवर फेल्यूर हो जाएगा, मतलब लीवर कुछ भी अपना कार्य नहीं कर पाएगा। और भी कार्य देख लेते। विषाक्त तत्वों के पदार्थ को कम करने का कार्य करता है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। खाने में से या अन्य में से डिटॉक्सिफाई मतलब जो भी विषाक्त पदार्थ रहते हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। और यह कफर कोशिकाओं द्वारा होता है, यह भक्षण कार्य करते हैं, फेगोसाइटोसिस करते हैं, मतलब विषाक्त पदार्थों को खा जाते हैं एक प्रकार से। और अपन पित्तरस के बारे में देखते हैं पित्तरस के बारे में। पित्तरस का निर्माण लीवर के द्वारा होता है, वह जबकि यह गाल ब्लैडर में उपस्थित होता है। मतलब लीवर में पित्तरस का निर्माण हो गया, फिर उसके बाद में यह गाल ब्लैडर में चल जाता है और वहाँ पर संग्रहित हो जाता है। इसको पित्ताशय या पित्त की थैली बोलते हैं। फिर उसके बाद में यह जो पित्तरस का निर्माण हुआ था गाल ब्लैडर पित्ताशय के माध्यम से छोटी आंत में आ जाता है। और फिर देखते छोटी आंत में आकर वह वसा के पाचन में मदद करता है, मतलब 95% वसा का पाचीकरण कर देता है। मतलब वसा को किस में टूटी थी, वसा टूटी थी फैटी एसिड में, वसीय अम्लों में तोड़ने का कार्य कर देता है। तो मतलब 95% वसा का पाचन कर रहा है, वसा को फैट को वसीय अम्ल में तोड़ रहा है। तो अपन ने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट का कुछ पाचन मुंह में हो गया था, प्रोटीन का पाचन स्टोमच अमाशय में होता, और तो वसा का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये बात याद रखना, इस प्रक्रिया को पाचीकरण बोलते हैं। और देख लेते मनुष्य में एक दिन में 600 से 700 ml मिलीलीटर तक पित्तरस का निर्माण हो जाता है। वह इसकी pH होती है 7.9 से 8.5, 7.9 से 8.5, मतलब अपन कहते हैं कुछ बेसिक नेचर की होती है। बेसिक मतलब क्षारीय। और देख लेते
अपन देख रहे हैं कि पित्त रस में कोई इंजाइम नहीं पाया जाता है। यह इम्पोर्टेंट बात है, इसमें केवल लवण पाए जाते हैं, साल्ट्स पाए जाते हैं, और लवण भी कौन से, सोडियम ग्लाइकोलेट और कोलिक। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें कोई इंजाइम नहीं पाया जाता। और पित्त रस का रंग पीला व हरा रहता है, पीला व हरा। पीला रहता है बिलीरुबिन के कारण। बिलीरुबिन एक प्रकार का वर्णक है, पिगमेंट है। और हरा रंग रहता है इसका बिलीवर्डिन के कारण। तो ये भी याद रखना, अगर मान लो किसी व्यक्ति में बिलीरुबिन पिगमेंट की ज़्यादा अधिकता हो जाती है तो उसको पीलिया हो जाता है, जिससे उसके हाथ पैर पीले पड़ जाते हैं, मतलब जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस या इसको पीलिया भी बोलते हैं। तो ये थे अपने पित्त रस। अब देखते हैं अग्नाशय रस। ऑर्गन आता है अपने पास पेनक्रियाज या अग्नाशय। अग्नाशय आप चित्र में भी देख रहे हो कि स्टोमच के लेफ्ट साइड में उपस्थित रहता है, कुछ इस आकार का। और इसका आकार इसकी संरचना पत्तीनुमा होती है, पत्ती की तरह दिख भी रहा है वो। और इसकी खोज लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने करी थी। तो ये बहुत से एग्जामों में पूछा गया है, इस बात को भी याद रखना, लैंगरहैंस ने पेनक्रियाज की खोज करी थी। और यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड मतलब मिक्स्ड ग्रंथि है। यह इंजाइम्स का निर्माण का भी कार्य करती है, इस वजह से इसको बाह्य स्रावी ग्रंथि बोल देते हैं। और हार्मोन निर्माण में भी मदद करती हैं। इंजाइम्स का निर्माण करती है जो तो हमारे पाचन में मदद करते थे, और 2 हार्मोन बनाती है जो हमारे रक्त शर्करा का नियंत्रण में सहायक है, मतलब हमारे रक्त में ग्लूकोज का लेवल, शर्करा शुगर का लेवल मेंटेन करने में सहायक होते हैं। देखते हैं किस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त शुगर है वो किस फॉर्म में रहते हैं, ग्लूकोज। तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य करता है इंसुलिन। इंसुलिन की सहायता से ग्लूकोज शुगर है जो ग्लाइकोजन में बदलता है, और यह लीवर में जाकर संग्रहित हो जाता है। लीवर में कुछ मसल्स में, पेशियों में, इस वजह से लीवर को संग्रहित ऑर्गन भी बोल दिया था अपन ने। और जब हमारे रक्त में शुगर की मात्रा कम होने लगती है तो क्या करता है, ग्लूकागन नामक हार्मोन इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देता है। तो अपन कह सकते हैं कि यह हमारे रक्त में शुगर लेवल मेंटेन करने का कार्य करता है। और अगर मान लो इंसुलिन हार्मोन की कमी आ जाती है हमारे शरीर में तो डायबिटीज नामक रोग होता है, मधुमेह होता है। क्योंकि मधुमेह में क्या होता है, शुगर का लेवल बढ़ जाना होता है। तो उस शुगर के लेवल को, रक्त शर्करा को नियंत्रण करने का कार्य कर रहा है, तो इसका लेवल मेंटेन रहना जरूरी है। और देखते हैं पेनक्रियाज में कुल 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें रहती है अल्फा सेल, अल्फा कोशिका, बीटा सेल, बीटा कोशिका, और गामा सेल, गामा कोशिका। तो ये अल्फा, बीटा, गामा, यह तो क्यों एंडोक्राइन बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है, यह हार्मोन के निर्माण में मदद करती है। और जिनमें से अल्फा सेल रहते वह इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण करते हैं, और बीटा सेल ग्लूकागन नामक हार्मोन का निर्माण करते हैं जो रक्त शर्करा नियंत्रण में सहायक है। जबकि एफ सेल होते हैं, इसमें पेनक्रियाज में जो बाह्य स्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करते हैं, और यह पेनक्रियाटिक जूस के निर्माण में मदद करते हैं जो पाचन में मदद करता है। तो आगे और देखते हैं। अब आता है अपने पास अग्नाशय रस के बारे में जान लेते हैं। एक दिन में अग्नाशय रस 1 लीटर तक इसका निर्माण हो जाता है, और यह अग्नाशय रस अग्नाशय के द्वारा इसका निर्माण होता है। अग्नाशय यहाँ पर रहता है, और इसमें 3 तरह के एंजाइम उपस्थित होते हैं। 3 तरह के एंजाइम उपस्थित होते हैं, जिसमें पहला एंजाइम आता है अपने पास एमाइलेज। एमाइलेज जो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। और एमाइलेज के बारे में अपन ने और कहाँ पर पढ़ा था, जब अपन माउथ में लार ग्रंथि का अध्ययन कर रहे थे, वहाँ पर अपन ने इसको एमाइलेज को क्या बोल दिया था, सेलाइवरी अमाइलेज। तो ये एक ही एंजाइम है जो स्टार्च के पाचन में मदद कर रहा था, सेलाइवरी अमाइलेज। यहाँ पर इसको अमाइलेज बोलते हैं। और यह स्टार्च को किस में बदलने का कार्य करता है, माल्टोज का, जो ग्लूकोज व ग्लूकोज से बना रहता है। दूसरा
ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। अगला एंजाइम आता है लाइपेज, जो लिपिड्स मतलब फैट के पाचन में मदद करता है। लिपिड्स फैट को फैटी एसिड में बदलने का कार्य करता है। और अगला एंजाइम आता है अपने पास ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में, तो ये अपने पास अमाशय में बदल गए थे, स्टोमच में हो गए थे इतना पाचन, लेकिन यह पेप्टाइड्स का पूरा पाचन नहीं था, प्रोटीन का पूरा पाचन नहीं था, क्योंकि प्रोटीन की छोटी इकाई होती अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन से पेप्टाइड तो स्टोमच में बदल गया, और जो बचा कुचा पेप्टाइड से प्रोटीन अमीनो एसिड में स्मॉल इंटेस्टाइन में बदलता है, और किसकी सहायता से, ट्रिप्सिन एंजाइम की सहायता से। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि अग्नाशय रस पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट, फैट व प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में भी कुछ ग्रंथियाँ उपस्थित होती है, जो वो 3 तरह के एंजाइम सिक्रीट करते हैं। उनमें देख लेते हैं क्या क्या। एक तो है माल्टेज एंजाइम में यह स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित रहता है, जो माल्टोज को ग्लूकोज व ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करती है। मतलब माल्टोज भी एक डाइसेकेराइड है, लेकिन अपन देखेंगे कि इसकी कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई तो शुगर होती है, तो वो भी तो आखिर में किसी में टूटेगा, तो वह माल्टोज को ग्लूकोज व ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करती है। वैसे ही दूसरा एंजाइम आता है इसका स्मॉल छोटी आंत का, वह होता है सुक्रेज, जो सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में तोड़ने का कार्य करती है। ग्लूकोज व फ्रक्टोज सबसे छोटी इकाई आ गई, तो सबसे छोटी इकाई में टूटेगा जब भी तो अपन बोल देंगे कि पूरा पाचन हो जाता है। वैसे ही तीसरा एंजाइम आता है लेक्टेज, जो लेक्टोज ये दूध की शर्करा होती है, मिल्क शुगर भी बोलते हैं, दूध में पाया जाता है, जो लेक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में बदलने का कार्य करते हैं। एक और बार देख लो, लेक्टोज को ग्लूकोज व गैलेक्टोज में बदलने का कार्य किसके द्वारा होता है, लेक्टेज एंजाइम। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो रहा है ये पूरा का पूरा काम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, पूर्ण पाचन किस स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। यहाँ पर एक और बात, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर उपस्थित होते हैं, जिनको बोलते हैं विलाई। स्मॉल इंटेस्ट छोटी आंत के अंदर उपस्थित हो, जो भोजन का अवशोषण करने में मदद करते हैं। तो ये भी कभी ना कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विलाई का कार्य क्या है, तो भोजन को अवशोषण करने में मदद करता है। तो ये था स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन। यहाँ पर अपन ने देख लिया कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो गया, किसके द्वारा, अग्नाशय रस के द्वारा। फैट का भी पाचन हो गया, व प्रोटीन का भी पाचन हो गया, और इनमें अग्नाशय रस मदद करता है। छोटी आंत एंजाइम भी बना रही है, माल्टेज एंजाइम बना रही है, जो माल्टोज डाइसेकेराइड शुगर को मोनोसेकेराइड में बदलने का भी कार्य कर रही है। तो अब देखते हैं बड़ी आंत। भाग आता है अपने पास बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर। अपन देख रहे हैं कि यह छोटी आंत से भी छोटी है, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई अपन ने पढ़ी थी 6 मीटर, लेकिन इसकी लंबाई तो 1 से 1.5 मीटर है। फिर भी अपन इसको बड़ी आंत बोल रहे हैं, क्योंकि इसका डायमीटर इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो यहाँ पर बड़ी का मतलब उसकी चौड़ाई से, और इसकी डायमीटर 3 इंच होती है, चौड़ाई 3 इंच होती है, और इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग आता है सिक्कम, जो छोटी आंत से जुड़ा रहता है, छोटी आंत से जुड़ा रहता है वह भाग है इसका सिक्कम, और छोटी आंत का इलियम वाला भाग सिक्कम से जुड़ा रहता है। और दूसरा भाग आता है कोलोन इसका मध्य वाला भाग, चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। फिर उसके बाद इसका अंतिम भाग आता है रेक्टम या मलाशय में अपचित भोजन, कुछ मल, जिसको मल ही बोल सकते हैं, मल कुछ समय तक संग्रहित रहता है, फिर उसके बाद उसका एनस गुदा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और बड़ी आंत में केवल पाचन तो नहीं होता, लेकिन जो भोजन के साथ, अपशिष्ट भोजन के साथ में जो पानी आ गया था, उसका अवशोषण करने में मदद करता है। तो पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है।
तो ये था अपने पास डाइजेशन या पाचन। एक और चीज़ है, अपने शरीर में एक बड़ी आंत से जुड़ा हुआ अपेंडिक्स नामक ऑर्गन रहता है। यह हमारे तो कुछ काम का नहीं आता है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य क्या है कि मतलब जो जानवर घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, उनके पाचन में मदद करता है। तो इसको अपेंडिक्स अपने काम का नहीं है, इसको वेस्टिजियल या अवशेषी अंग भी बोलते हैं। तो ये बात भी याद रखना, अवशेषी अंग है, कुछ काम का नहीं है। किसी के अंतर्गत ये अपेंडिक्स की आकार बड़ा हो जाता है, तो उसको ऑपरेशन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो ये था अपने पास पूरा डाइजेशन, पाचन तंत्र अपन ने अच्छे से समझ लिया, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबका पाचन देख लिया। और जो मैंने आपको जिस सीक्वेंस से पाचन तंत्र पढ़ाया, उसी सीक्वेंस से आप पढ़ोगे तो ये आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। तो यही आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। जुड़े रहिए विद्यादर्शन पाठशाला से। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।